नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे चुनाव की बात करने वाले हैं जिसने सच में सबको चौंका दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण। एक तरफ तो भारी संख्या में वोटिंग हो रही थी, लोग पूरे उत्साह के साथ घरों से निकल रहे थे, और दूसरी तरफ ग्राउंड पर जबरदस्त तनाव और हिंसक झड़पें भी चल रही थी। मतलब लोकतंत्र का ये कैसा रूप था जहां एक साथ बम्पर जनभागीदारी और भारी बवाल दोनों देखने को मिला। आइए आज इसी पूरी सिचुएशन को डीकोड करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले हम उस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के आंकड़े देखेंगे, फिर अलग अलग जिलों के उतार चढ़ाव समझेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी की हाई प्रोफाइल टक्कर पर बात करेंगे, फिर उन ईवीएम विवादों और झड़पों को देखेंगे जो दिन भर सुर्खियों में रहे, और आखिर में पूरे दिन की एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90%। जी हाँ, शाम 5 बजे तक ही वोटिंग का आंकड़ा 90% को टच कर गया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ्स के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी ना, वो साफ बता रही थी कि इस बार वोटर्स के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी है। पुराने कई रिकॉर्ड्स तो इस एक दिन में ही टूट गए। और इस चुनाव का स्केल समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 6 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही थी। रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे? पूरे 3.21 करोड़, जिनमें करीब 1.64 करोड़ पुरुष और 1.57 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। साथ ही 792 थर्ड जेंडर वोटर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। अब सोचिए, 1448 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और इसके लिए 41,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे। लिटरली इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही दिन में मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे जिलों के हाईज और लोज की। शाम 5 बजे तक के जो ऑफिशियल आंकड़े आए वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। इन दो जिलों का अंतर देखिए। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई पूर्व बर्धमान में, एकदम हैरान करने वाला 92.46%। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम वोटिंग कोलकाता दक्षिण में दर्ज की गई, जो करीब 86.11% थी। अब ये बात सोचने वाली है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में वोटिंग का ये ट्रेंड आखिर क्या इशारा करता है। इससे हमें वोटर्स की प्राथमिकताओं का एक साफ अंदाजा मिलता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इस चुनाव की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज टक्कर, ममता बनाम शुवेंदु। भवानीपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ दोनों ही मुख्य नेताओं के दावे बिल्कुल अलग थे, मानो दो अलग अलग ही दुनिया हों। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उनका कहना था कि सीआरपीएफ के जवान बॉर्डर संभालने के बजाय एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने तो इस पूरी स्थिति को सीधे सीधे गुंडा राज कह दिया। अब इसके बिल्कुल उलट शुवेंदु अधिकारी का रिएक्शन देखिए। जब उन्हें कुछ लोगों की भीड़ ने घेरा तो उनका दावा था कि विरोध करने वाले ये लोग वहां के लोकल वोटर्स हैं ही नहीं, बल्कि बांग्लादेशी मुस्लिम और बाहरी लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि इस बार टीएमसी का पूरी तरह से सफाइयां होना तय है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, उन जमीनी हकीकतों और विवादों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस चुनाव को इतना तनावपूर्ण बना दिया। क्लैशेस एंड ईवीएम कंट्रोवर्सीज। इस पूरे माहौल को समझने के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ये बयान एकदम सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था कि बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होगा, ये सोचना असंभव है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि उस दिन ग्राउंड पर जो भी बवाल हुआ उसके लिए एक बहुत ही गंभीर बैकग्राउंड सेट करता है। वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीनों के साथ छेड़खानी की कुछ बड़ी हैरान करने वाली शिकायतें भी सामने आईं। पनिहाटी में क्या हुआ? वहां शिकायत मिली कि ईवीएम पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर किसी ने स्याही लगा दी थी, और फाल्टा में तो आरोप लगे कि ईवीएम पर बीजेपी के निशान पर ही टेप चिपका दिया गया था। जाहिर है, इसकी वजह से कुछ देर के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी, और फिर जांच के बाद सेंट्रल फोर्सेज ने टेप हटाकर दोबारा मतदान शुरू करवाया। लेकिन बात सिर्फ ईवीएम तक ही नहीं रुकी। एक तरफ शांतिपूर्ण वोटिंग के दावे हो रहे थे और दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही चल रहा था। जरा इन घटनाओं को देखिए। केतुग्राम में पोलिंग स्टेशन के पास से जिंदा बमों से भरा एक पूरा बैग रिकवर किया गया। बसंती में बीजेपी कैंडिडेट विकास सरदार की गाड़ी पर करीब 200 से 250 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया।
उधर कैनिंग पश्चिम में टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के जवानों ने उनके पोलिंग एजेंट को पीटा है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि बेलसिंघा और भांगड़ में तो सुरक्षा बलों को भीड़ को हटाने के लिए बाकायदा लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा पानीहाटी में बीजेपी की रत्ना देबनाथ को भी भारी भीड़ के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। ये स्थिति काफी चिंताजनक थी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, मतदान के दिन की पूरी टाइमलाइन। देखते हैं कि ये पूरा दिन घंटे दर घंटे कैसे आगे बढ़ा। सुबह के वक्त ही माहौल काफी गर्म हो गया था। 9:56 पर हुगली में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वजह, फर्जी पोलिंग एजेंट बिठाने का आरोप। इसके तुरंत बाद 10:40 पर नादिया से खबर आती है कि एक बीजेपी एजेंट पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला हुआ है। और फिर ठीक 7 मिनट बाद 10:47 पर इंटरनेट पर ईवीएम पर टेप लगे होने की तस्वीरें और शिकायतें वायरल होने लगी। मतलब दिन की शुरुआत ही फुल ऑन ड्रामे के साथ हुई थी। और जैसे जैसे दोपहर हुई, टेंशन और बढ़ने लगी। 11:21 पर बासंती में उम्मीदवार की गाड़ी पर वो बड़ा हमला हुआ जिसके बारे में हमने अभी बात की। दोपहर 12:17 पर बेलसिंघा के बूथ 186 के पास सीआरपीएफ को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रही थी। और फिर दोपहर 1:04 पर मामला तब एकदम हाई प्रोफाइल हो गया जब सुवेंदु अधिकारी को एक मतदान केंद्र के बाहर भीड़ ने घेर लिया। वहां गो बैक के नारे लगने लगे और उन्हें तुरंत सीआरपीएफ की मदद बुलानी पड़ी। वोटिंग के बीचों बीच ये टेंशन एकदम अपने पीक पर थी। अब इन सब चीजों को देखने के बाद आपके मन में भी एक बड़ा सवाल आ रहा होगा। एक अजीब सा विरोधाभास है यहाँ। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक निर्भीक वातावरण यानी फियरलेस एनवायरनमेंट है जहां लोग बिना डरे भारी संख्या में वोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी सांसद ने इसे युद्ध जैसी स्थिति या वॉर लाइक सिचुएशन बता दिया क्योंकि हर तरफ सिर्फ भारी सुरक्षा बल ही नजर आ रहे थे। तो भाई सवाल ये है, क्या ये वाकई लोकतंत्र का एक बेखौफ जश्न था या फिर एक जंग का मैदान? जो भी हो, 90% टर्नआउट ये तो साफ कर देता है कि जनता ने अपना फैसला बड़े ही जोरदार तरीके से ईवीएम में कैद कर दिया है। अब इस अभूतपूर्व जनभागीदारी और जमीनी राजनीतिक टकराव का असली नतीजा क्या होगा, इसके लिए हमें 4 मई का इंतजार करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक